हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कल्याणकारी राज्य के कार्य। इससे पहले हमने पढ़ा था कल्याणकारी राज्य के लक्षण या विशेषताएं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको वापस कोरोना के प्रति जागरूक करना चाहता हूं। हमेशा मास्क लगा के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं और बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद। तो आज पढ़ेंगे कल्याणकारी राज्य के कार्य। तो कल्याणकारी राज्य के कार्य को समझने से पहले आप है ना जो आपने लक्षण पढ़ा ना, उन लक्षण के आधार पर ही इनमें से कार्य निकल के आते हैं। ठीक है ना। तो कल्याणकारी राज्य के कार्य में बताया गया है कि भाई अरस्तु ने एक बात कही है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। मतलब राज्य जीवन के लिए अस्तित्व आया, मतलब जीवन को अच्छा बनाने के लिए राज्य रूपी संस्था का उदय हुआ, और जब तक जीवन अच्छा बना रहेगा तब तक उस राज्य का अस्तित्व बना हुआ रहेगा। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य समाज के कल्याण के लिए अस्तित्व में आया है, और यह वह प्रत्येक कार्य करता है जो समाज तथा नागरिकों के कल्याण एवं उनके न्यूनतम आवश्यकताओं जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण होती है। महात्मा गांधी ने इसके उद्देश्य को बताया कि राज्य सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का एक साधन मात्र है। ठीक है। अब हम इसके एक एक कार्य का हम वर्णन करेंगे। तो उस कार्य को है ना दो भागों में बांट रखा है। एक तो है अनिवार्य कार्य और दूसरा है ऐच्छिक। अनिवार्य कार्य का मतलब कि भाई कोई भी कल्याणकारी राज्य ये कार्य तो करते ही हैं। ठीक है ना। इन कार्य को तो उनका करना आवश्यक है। ये कार्य करेगा तो ही वह कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। इसलिए ये कार्य क्या कहलाता है? अनिवार्य। ऐच्छिक कार्यों में ये राज्य की इच्छा के ऊपर है। ठीक है ना। जैसे उसकी सुविधा हो, वित्तीय आर्थिक स्थिति हो, ऐसे वो कार्य कर सकता है। ठीक है। तो अनिवार्य कार्य में पहला कार्य है सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जब तक व्यक्तियों की सुरक्षा नहीं होगी, कानून व्यवस्था नहीं होगी, देश विकास नहीं कर पाएगा, राज्य में शांति नहीं होगी, सरकार का अस्थायित्व बना रहेगा। तो अतः ये सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए आवश्यक है कि वहाँ आंतरिक शांति भी हो और बाह्य रूप से भी सुरक्षित हो। इसके लिए आवश्यक है कि वह प्रशासनिक रूप से भी सुरक्षित हो। राज्य की बाह्य सुरक्षा के लिए जल, थल, वायु सेना, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल होते हैं। आंतरिक सुरक्षा कानून व्यवस्था के लिए पुलिस, रिजर्व बल, अर्धसैनिक बल, गृह रक्षा पुलिस, रोआ, आईबी आदि जो खुफिया एजेंसी है वो। प्रशासनिक एवं राजनीतिक सुरक्षा हेतु कुशल प्रशासन तंत्र, अच्छी लोक सेवाएं, लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था की जाती है। और उद्देश्यों राज्य का एक जो उद्देश्य होता है ना, उसकी रक्षा के लिए नागरिकों की जान माल की रक्षा करना भी राज्य के प्रमुख कर्तव्य होता है। इसके लिए वह नियम एवं कानून बनाता है, इसे लागू करता है, जिसमें पुलिस, न्यायालय आदि इसकी सहायता करती हैं, अतः इन संस्थाओं का अच्छे से वहाँ स्थापना की जाती है। ठीक है ना। तो सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था में इतना सा लिखना है कि जो आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा करता है, फिर आप उसके मन से लिख सकते हो। दूसरा है सशक्त न्याय व्यवस्था की स्थापना। तो न्याय व्यवस्था भी एक तरह से सुरक्षा से जुड़ी हुई बिंदु है। तो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक ये जरूरी है कि वहाँ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तथा सशक्त न्यायपालिका स्थापित हो। न्यायपालिका की अनुपस्थिति में कानून व्यवस्था बिगड़ने का और तथा अराजकता फैलने का खतरा बना रहता है। सशक्त न्यायपालिका के बिना नागरिकों की स्वतंत्रता निर्धारित करना बहुत ही मुश्किल है। राज्य सार्वजनिक हित में व्यक्तिगत हित को नियंत्रित करने के लिए भी न्यायपालिका का सहारा लेता है। राज्य का कार्य सिर्फ पुलिस के कार्यों की तरह अपराध करने वालों को पकड़ना या कानून को कठोरता से लागू करने जैसा नहीं है, बल्कि व्यक्ति को उसकी बौद्धिक और नैतिक प्रकृति के अनुसार विकास के लिए समान अधिकार प्रदान करना भी जरूरी है। विवादों का निवारण, अपराधों का नियंत्रण, अनियमितता के विरुद्ध न्याय प्रदान करने की, विधि का शासन स्थापित करने की आदि अनेक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य में न्यायपालिका का बिल्कुल सशक्त रूप से होना जरूरी माना गया है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का नियमन। प्राकृतिक संसाधन जिस पर सबका हक होता है।
ठीक है ना। तो लोक कल्याणकारी राज्य में क्या होता है कि भाई जो लोकहित में जो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण किया जाता है, निजी हितों से उसको बचाया जाता है, तथा सार्वजनिक हित में इतने तार्किक या मितव्ययितापूर्वक उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है ताकि सतत पोषणीय विकास हो सके। राज्य प्राकृतिक संसाधन के दोहन हेतु नीति बनाता है और इस नीति के अनुसार दोहन के लिए नियम में कानून बनाता है। अगर इसका अपव्यय होता है तो उसको रोकता है। राज्य के अपने नवीकरणीय संसाधन जैसे जंगल आदि का संरक्षण एवं संवर्धन को भी सुनिश्चित करता है। वन्य जीवों, मछलियों, पर्यावरण आदि का संरक्षण भी कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है। भारत में नीति तत्वों में इसका स्पष्ट से वर्णन किया गया है, पर्यावरण, जीव, जंगल का। ठीक है ना। ये लोक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषता है। चौथी है नीतियाँ, योजनाओं तथा अन्य विधानों का निर्माण। नीतियाँ, योजनाओं और अन्य विधानों का निर्माण तो किए जाता है क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी है। न्यूनतम आवश्यकता तभी पूरी की जा सकती है जब उसके अनुसार नीतियों का निर्माण किया जाए, योजनाओं को बनाया जाए या अन्य नियम कानून को बनाया जाए। तो किसी भी राज्य का नीति, योजना तथा विधान बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकों के जीवन को सरल एवं शांतिपूर्ण बनाना। इसके बिना अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, अन्याय बढ़ने की आशंका रहती है। लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के जीवन को सुव्यवस्थित करने एवं शांतिपूर्ण जीवन बिताने को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक आवश्यक नियम बनाता है, कानून बनाता है, विधान बनाता है। इन विधानों में कुछ नकारात्मक यानी कि कुछ कार्य को लोगों को रोकने के लिए भी होते हैं तथा कुछ सकारात्मक भी होते हैं कि व्यक्ति को ये कार्य तो करने ही चाहिए। अगला है मौद्रिक नीति का प्रबंधन। किसी राज्य के लिए मुद्रा प्रणाली रक्त की तरह कार्य करती है जो उस तंत्र को जीवित बनाए रखती है। कल्याणकारी राज्य मुद्रा जारी करने के अलावा उसके मूल्य का प्रबंधन करता है, जैसे कि अवमूल्यन रोकना, मुद्रा को सुरक्षित बनाना, इसका सुव्यवस्थित वितरण करना आदि कार्य। कालाबाजारी रोकना, कालाधन एवं जाली मुद्रा को पर पाबंदी लगाना। ठीक है, ये सारे कार्य किसमें किया जाता है? मौद्रिक नीति प्रबंधन के तहत कल्याणकारी राज्य द्वारा कार्य किए जाते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना। दूसरे देशों से संबंध बनाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, शांतिपूर्ण सदाचार के लिए आवश्यकता है कि अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे हो। भारत का तो शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम पर इन पे विश्वास रहा है। विश्व के अन्य देशों से संबंध स्थापित कर यह राज्य अपने नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हितों का विकास करता है, उनका संरक्षण करता है, उन्हें पूर्ण करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों द्वारा विश्व बंधुत्व की भावना, समरसता, व्यापारिक आदि को बढ़ावा दिया जाता है। वर्तमान में भारत की नीति भी है पड़ोसी पहले की नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी, ये आदि भारत सरकार का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दर्शाता है। अगला है मानवाधिकार संरक्षण। मानवाधिकार, लोगों के अधिकारों का रक्षा करना। इसमें होता है कि भाई लोक कल्याणकारी राज्य मानवाधिकार संरक्षण हेतु नए नए नियम बनाने के साथ साथ एक तंत्र का भी विकास करता है जो उसके नागरिकों को ऐसे मामले में न्याय प्रदान करता है जो उनके अधिकारों का हनन हो, जो जीवन के लिए ऐसी कार्यदशा है सुनिश्चित करता है जिससे वह सम्मानपूर्वक जी सके। और लोक कल्याणकारी राज्य संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु समझौता करता है, जैसे हमने कर रखा है यूएनओ के साथ। ये तो हो गया इसके ऐच्छिक कार्य, नहीं ये तो हो गया अनिवार्य कार्य। अब हम पढ़ेंगे इसके ऐच्छिक कार्य। तो ऐच्छिक कार्य का वैसे तो ये बिंदु ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ये सिर्फ पॉइंट याद करके अपने मन से भी लिखना चाहो ना तो इसे आसानी से आप लिख सकते हो। जैसे कि ऐच्छिक कार्य में इसमें हम बता रखा है सामाजिक कार्य। ठीक है, सामाजिक कार्य में क्या होता है? समाज से संबंधित कार्य। तो पहला कार्य सामाजिक समानता हेतु प्रयास करना। क्या है? सामाजिक समानता हेतु प्रयास करना। ये कि लोक कल्याणकारी राज्य में क्या होता है? समानता स्थापित करने के लिए सभी वर्गों को समान अधिकार दिया जाता है, समान स्वतंत्रता दी जाती है, विकास के लिए अवसरों की समानता प्रदान की जाती है। ठीक है, धर्म, जाति, रंग, लिंग, संप्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, जैसे भारत में मौलिक अधिकारों में दे रखा है। अगला बिंदु है सामाजिक न्याय की स्थापित करना।
लोक कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय का स्थापना करने का निरंतर प्रयास करता है। सभी वर्गों के लिए सामाजिक स्तर प्रदान करता है। गरीब एवं पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं, अवसरों की समानता, अवसरों की व्यवस्था करता है। सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए गरीब अमीर के मध्य जो खाई है उसको कम करने की कोशिश करता है। रोजगार का अवसर दिलाना, आर्थिक सहायता, अनुदान, ऋण, पेंशन आदि की व्यवस्था करता है। ठीक है, ये सारी सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए की जाती है। अगला है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। प्रत्येक नागरिकों को एक न्यूनतम आवश्यक जीवन स्तर प्रदान किया जाता है। किसी कारणवश कोई नागरिक ये नहीं कर पाता है तो राज्य का कर्तव्य होता है कि वह इसके लिए व्यवस्था करे, जिसके अंतर्गत वृद्ध, बीमार, विधवा, अक्षम, अपंग एवं बेरोजगार नागरिकों को तो विशेष प्रावधान किए जाते हैं। उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है। ठीक है, वर्तमान जैसे ना महानरेगा है, वृद्धावस्था पेंशन है, ठीक है ना, अनाथालय का विकास, पुनर्वास के अंदर रोजगार कार्यालय आदि की स्थापना की जाती है। सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सामाजिक बुराइयों का बात करें तो विभिन्न प्रकार के नियम विधान बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मानव बलि को रोकना, बाल विवाह को रोकना, दहेज, बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, वेश्यावृत्ति, छुआछूत, नशाखोरी, मानव व्यापार, बहुविवाह आदि जैसे सामाजिक बुराई है ना समाज में, इनको रोकने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके संबंध में बहुत सारे कानून भी बने हुए हैं। अगला है जनोपयोगी सेवाओं का प्रतिपादन करना। आम आदमी के उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे कि बिजली, जल, सड़क, परिवहन, टीवी, डाकघर, फोन, बैंक, अस्पताल आदि की, रेडियो, रेलवे, सिंचाई, विद्यालय, कॉलेज, इन सब की व्यवस्था कौन करता है? राज्य सरकार करती है। अगला बिंदु शिक्षा। शिक्षा के लिए उनको शिक्षा का ना समाज में सबसे बड़ा स्थान है। शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी मानी गई है। बौद्धिक कौशल, व्यक्तित्व आदि विकास में इसकी सहायता करती है। ठीक है, इसमें व्यक्ति को जीवन जीना तथा सामाजिक तथा पारिवारिक जिम्मेदारी वहन करना भी सिखाती है। इसके लिए सरकार निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करती है। विभिन्न विद्यालय की स्थापना करती है। मिड डे मील योजनाएं, आंगनवाड़ी, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। मेधावी गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला है लोक स्वास्थ्य की सुविधा। व्यक्ति का स्वस्थ होना जरूरी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। नागरिक स्वस्थ एवं स्थायी राज्य का निर्माण करते हैं। स्वस्थ नागरिक ही अच्छे राज्य का निर्माण करता है। तो लोक स्वास्थ्य के लिए इनको निःशुल्क इलाज करना, निःशुल्क दवाई वितरण करना, हॉस्पिटल की स्थापना करना, डिस्पेंसरी की जाँच, दवा, डॉक्टर की व्यवस्था, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, महामारी रोकथाम में तो विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है, जैसे मलेरिया रोकथाम कार्यक्रम, टीबी रोकथाम कार्यक्रम आदि। मनोरंजन की व्यवस्था, नागरिकों के जीवन स्तर के साथ साथ खुशहाल बनाने पर भी ध्यान दिया जाता है। मनोरंजन की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। सिनेमागृह, नाट्यशाला, मेले, रंगमंच, संगीत प्रदर्शनियाँ, रैली, सार्वजनिक उद्यान, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था की जाती है। ये सब इनके ऐच्छिक कार्य हैं। तो ठीक है, तो वो सामाजिक कार्य। फिर आता है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य में क्या? आर्थिक स्तर का विकास करना, लोगों को न्यूनतम आवश्यकता भोजन, कपड़ा, मकान की सुविधा देने के साथ साथ उचित रोजगार है, वेतनमान प्रदान किया जाता है। ठीक है, योजना का निर्माण है, क्रियान्वयन, विभिन्न लोक कल्याण, विभिन्न प्रकार के विकास के लिए आर्थिक विकास हेतु योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। राज्य के प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का सामान्य नागरिकों के हित में उपयोग करने के लिए अधिकतम लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। ठीक, भारत में पंचवर्षीय योजना है, वार्षिक योजना आदि का निर्माण किया गया है। कृषि का विकास। कृषि किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आधार का काम करती है। ठीक है, और विकासशील देशों में तो यह महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती हैं। सर्वाधिक जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। तो राज्य सरकार वैज्ञानिक शोध, उन्नत बीजों का विकास, वितरण, बुआई की जानकारी, उर्वरक, सिंचाई, औजार, मशीनों की व्यवस्था करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य। वर्तमान में जो ये कृषि विधेयक लाए गए हैं जिससे विवादित हैं, ये ऐसे इस तरह के कार्य, भंडारगृह की व्यवस्था आदि भी, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, सौर पंप, सोलर पैनल आदि की व्यवस्था भी ये सरकार द्वारा की जाती है। अगला है उद्योगों का विकास। उद्योगों का भी राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनाना, कम ब्याज पर ऋण देना, जमीन उपलब्ध करवा देना, सुगम औपचारिकता, टैक्स में छूट, मशीनों का आयात पर सहायता आदि की व्यवस्था की जाती है। उद्योग के विकास से राज्य में पूंजी का निवेश होता है। लोगों को रोजगार मिलता है, राज्य की आय में वृद्धि होती है और राज्य के आर्थिक विकास में भी सहायता है।
भारत में आज़ादी के बाद बहुत से उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी किया है। एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इससे उद्योगों से संबंधित ही है। ठीक है, विभिन्न प्रकार रोजगार का प्रशिक्षण प्रदान करना, कौशल विकास करना, ऋण की व्यवस्था करना आदि। किसी भी देश द्वारा जो उद्योगों को स्थापना करने के लिए जो सुविधा प्रदान की जाती है ना, उसके आधार पर वैश्विक रैंकिंग दी जाती है, जिसे ईज़ ऑफ डूइंग कहा जाता है। ठीक है ना, ईज़ ऑफ डूइंग। फिर आता है व्यापार एवं वाणिज्य का नियमन। लोक कल्याण के राज्य में हस्तक्षेपी राज्य की तरह वाणिज्य व्यापार को स्वच्छंद नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ यह कुछ लोगों के लाभ के लिए यानी सभी का शोषण करने लगता है। लोक कल्याण के राज्य द्वारा प्रत्येक नागरिकों के लिए कल्याण के लिए ऐसे नियम बनाए जाते हैं, ऐसी नीतियाँ बनाई जाती है जिससे इनका प्रबंध व्यवस्थित तरह से चल सके, जैसे कि आयात निर्यात नीतियाँ, सीमा उत्पादन शुल्क, उपभोक्ता संरक्षण नीतियाँ, मौद्रिक नीतियाँ आदि। पूंजी का समान वितरण सुनिश्चित करना। लोक कल्याण के राज्य में पूंजी एक ही हाथों में केंद्रित न हो, इसके लिए वह ऐसी व्यवस्था करता है जिससे कि पूंजी का समान वितरण हो सके। अधिक पूंजी वालों पर अधिक टैक्स लगाना। ठीक है, आम नागरिकों को सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में उपलब्ध करवाना, कमजोर एवं गरीब वर्गों को के लिए योजनाएं बनाना आदि इससे संबंधित कार्य हैं। मजदूर तथा कमजोर वर्गों का कल्याण। लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा आर्थिक, व्यापारिक एवं औद्योगिक विकास के साथ साथ कमजोर तथा मजदूर वर्गों के कल्याण का कार्य भी किया जाता है। इसके लिए राज्य निश्चित काम के घंटे, न्यूनतम मजदूरी, अच्छी कार्य दशाएं, अवकाश, बीमा, भविष्य निधि, क्षतिपूर्ति आदि का प्रावधान करती हैं। ठीक है, इसके लिए जिससे मजदूरों के आर्थिक स्थिति के साथ साथ जीवन स्तर में भी सुधार आता है, उनसे शोषण से मुक्ति मिलती है। ठीक है, ये सारे इनके ऐच्छिक एवं अनिवार्य कार्य हुए हैं कल्याणकारी राज्य के। ठीक है, इसका ये टॉपिक में यहाँ इतना सा है। ठीक है, इनको थोड़ा समझ के आप मन से भी इनको लिख सकते हैं। धन्यवाद।